वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th और 10th का जो साइंस का स्ट्रीम है उसके एक एक चैप्टर आपके सामने कंटिन्यूसली रखेंगे और देखिए इन चैप्टरों में आपका बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के पूरे आपकी पढ़ाई कराई जाएगी और ये बड़ा यूनिक रहेगा। इसमें हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 9th का फिजिक्स का, दैट इज मोशन। तो मोशन का सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन जान लीजिए कि मोशन का एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है। जैसे देखिए फ़िलहाल के लिए अभी मैं क्या हूँ, स्टेशनरी हूँ, तो आप बोलेंगे कि मैं रेस्ट में हूँ। पर जब मैं यहाँ से यहाँ हुआ, मैंने अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया, तो आप समझ रहे हैं कि मैं मूव कर रहा हूँ, मोशन में आ रहा हूँ। तो यही बन गया मोशन का डेफिनेशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surrounding। अब ये बच्चों सराउंडिंग बोलने का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इन इंटरवल ऑफ टाइम, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो मोशन का मतलब ही होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी, कार, ट्रक, साइकिल, हम लोग भी खुद, ठीक है, या प्लैनेटरी बॉडीज, कुछ भी, जब अपना टाइम के रिस्पेक्ट में किसी सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपना पोजीशन चेंज करे तो दोस्तों आप उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए, अभी आपके रिस्पेक्ट में मैं कैसा हूँ, स्टेशनरी हूँ, रुका हुआ हूँ, मतलब मैं रेस्ट में हूँ। पर जब मैं अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब आया, तब आप समझ पा रहे हैं कि अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, मतलब कि मैं मोशन में आया। एक और अच्छा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आप फिर से बताइए कि आपके रिस्पेक्ट में मैं अभी क्या हूँ, स्टेशनरी हूँ कि मोशन में हूँ, रेस्ट में हूँ। पर इस चीज को अब थोड़ा सा हम लोग अलग करके सोचते हैं। मान लीजिए मून पर कोई बैठा हुआ है, हम लोग अर्थ पर हैं, आपके रिस्पेक्ट पे मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं। पर मून से अगर कोई हम लोग को वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो वो देख रहा है कि पूरी अर्थ राउंड कर रही है, गोल घूम रही है, और हम लोग भी अर्थ पे हैं तो हम लोग भी घूम रहे हैं। बात समझिए बच्चों, आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में आ गया, पर उस मून वाले के रिस्पेक्ट में हम सभी लोग क्या हैं, मोशन में हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आमने सामने जब दो लोग बैठे रहते हैं, ट्रेन चलते रहती है, तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। बट जब वही बाहर से कोई आदमी देखेगा तो चलती ट्रेन में वो आपको भी क्या, उसको लगेगा कि आप भी चल रहे हो। तो ये जो मोशन वर्ड होता है या जो ये रेस्ट वर्ड होता है, ये रिलेटिव वर्ड है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर के बदलने के हिसाब से चेंज होते रहेगा। जैसे आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में था, पर मून वाले के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। इसीलिए मैंने ये जो वर्ड यूज किया, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब आप समझ पाए, क्योंकि मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट, ये दोनों के दोनों वर्ड रिलेटिव हैं। ये क्या है, रिलेटिव वर्ड है। इसका मतलब कि ये सामने वाले सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने बार बार बोला कि आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट, पर मून वाले किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में हम सभी क्या है, मोशन में है। तो ये मोशन वाला पूरा थ्योरी आपको समझ में आया। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग मोशन के टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो मोशन का टाइप है, इसमें हम दो टाइप का मोशन लेंगे। एक, इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म हुआ है तो दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इस पे समझते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तब उसको आप क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन
एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time. और थोड़ा मैं आई को ना थोड़ा ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ये ट्रैक है मेरा 10 किलोमीटर का या 8 किलोमीटर का एक पूरा ट्रैक है। कितने किलोमीटर का ट्रैक है? 8 किलोमीटर का ट्रैक है। अब इस ट्रैक पे एक पर्सन है जो शुरू का 2 किलोमीटर 1 घंटे में चला, वॉकिंग कर रहा है वो। फिर 2 किलोमीटर फिर से 1 घंटे में चला, फिर अगेन 2 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड लास्ट 2 किलोमीटर ऑल्सो कवर्स इन 1 आवर। तो आप समझ पा रहे हैं कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसके थ्रू जो कवर्ड डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम। तो इस टाइप के मोशन को आप लोग क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। या आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी पकड़ी है, एकदम ओपन नेशनल हाईवे है आपके पास, और आप अपनी 50-60 की स्पीड में कंटिन्यूसली अपनी गाड़ी उसी स्पीड में चलाए जा रहे हैं। तो इस टाइप के मोशन को भी हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या हो जाएगा कि when an object covers unequal distances in equal interval of time. In equal interval of time. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फिर से मैंने वो 8 किलोमीटर वाला ही पाथ लिया, ठीक है। हमने 8 किलोमीटर का एक पाथ ले लिया। शुरू के 1 आवर में वो मान लीजिए 2 किलोमीटर चला। अब नेक्स्ट 1 आवर में वो थोड़ा सा आलसी हो गया, केवल 1 किलोमीटर चला। फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो थोड़ा तेज हो गया, अरे मैं पीछे छूट रहा हूं, 3 किलोमीटर चल दिया। और लास्ट 1 आवर में वो कितना चला? 2 किलोमीटर। टोटल उसने 8 किलोमीटर का पाथ कवर किया। पर इस बार आप देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, पर जो डिस्टेंस कवर है वो बार बार वेरी कर रही है। अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, कभी 2 किलोमीटर हो रहा है, कभी 3 किलोमीटर हो रहा है, कभी 1 किलोमीटर हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, आप मार्केट वार्केट इलाके में से जाएंगे, तो आपको जगह जगह कभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कभी घटानी पड़ेगी। तो वो सारा किसके एग्जाम्पल में आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब मोशन में हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट तो जाना। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करूं, एक बार और देख लीजिए। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, ये ग्राफ हम बना रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का प्लॉट। तो बच्चों हर बार जब जब टाइम चेंज होगा, जब टाइम मान लीजिए 1 रहेगा तो आप 1 किलोमीटर चले, टाइम आपका 2 आवर हुआ तो आप 1 और किलोमीटर चले, मतलब आप कितने किलोमीटर चले? ये किलोमीटर है और ये आपका टाइम है आवर में, ठीक है। जब आपका 3rd आवर आया तब आप कितना किलोमीटर चल दिए होंगे? 3। तो आप समझ रहे हैं कि आपका प्लॉट कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये मैचिंग पॉइंट। तो इसको जब मैं मिलाते हुए जाऊंगा तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में खास बात होती है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो प्लॉट आता है वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी थोड़ा सा, ओके। पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ध्यान दूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें डिस्टेंस वर्सेस टाइम के प्लॉट को, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के प्लॉट को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो देखिए यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन आया था, यहां यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस का जो वेरिएशन है ये एक वेरिएबल है, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है। तो आप समझिए कि ये कुछ भी हो सकता है, ये कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसा जा सकता है, या हो सकता है हमेशा ऐसा भी हो जाए, या हो सकता है ये ऐसा भी हो जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का जो प्लॉट मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और एक और चीज़ जान लीजिए बच्चों, डिस्टेंस और टाइम के जो ये प्लॉट होता है इससे हमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। उसको हम थोड़ी देर बाद अभी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए जनरली हम वेलोसिटी लेते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी पाथ भी बोलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाते रहूँगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब देखिए, अब हम मोशन के फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएंगे कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में, हमारे आसपास के सराउंडिंग में हम कितने टाइप के मोशन देखते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हमारी ट्रेन मूव करती है, वो कौन सा मोशन है। मौत का कुआं में कोई जो सर्वाइवर होता है वो अपना गाड़ी घुमाता है, वो किस टाइप का मोशन है। पंखा हमारा घूमता है और हमें ठंडा हवा देता है, वो किस टाइप का मोशन है। प्लेनेटरी बॉडी सन के चारों ओर घूम रही हैं, ये किस टाइप का मोशन है। तो बच्चों अब हम मोशन के टाइप्स पे जाएंगे। हम मोशन के टाइप्स पे जा रहे हैं। तो मोशन के टाइप्स में अगर ध्यान दिया जाए तो मोशन के तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, पर हम जिन फंडामेंटल टाइप्स को लेंगे उसमें पहला आएगा स्ट्रेट मोशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन, या स्ट्रेट मोशन भी बोल सकते हो। स्ट्रेट मोशन मतलब समझ लीजिए बच्चों, इसी को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब आप सीधे मोशन कर रहे हो। लाइक अपने आपने बाइक ली और आप नेशनल हाईवे पे अपनी बाइक सीधे दौड़ा रहे हो, तो वो कौन सा मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। एक कार का मोशन भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। इनफैक्ट अगर आप लोग ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन के पाथ भी क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। आप बोलोगे नहीं सर कभी कभी बेंड रहते हैं, हाँ वो केसेस रहती हैं, पर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही कवर किया जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और या एंड रोटेशनल मोशन, इसको और ही लिखना बेहतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि एक सर्कुलर पाथ रहेगा, जैसे आपका मौत का कुआं रहता है, ठीक है, और उसमें कार या बाइक जब घूमते रहती है तो वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब घूम रहे हैं तो वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है, इसको समझना। सर्कुलर मोशन में बच्चों कोई एक्सिस का होना जरूरी नहीं है, बट रोटेशनल मोशन अपने आप में क्या है, ये भी एक सर्कुलर मोशन है विथ एन एक्सिस। रोटेशनल मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन विथ एन एक्सिस। किसी एक्सिस के चारों ओर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो क्या है, रोटेशनल मोशन। का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पंखा। आप देखते हैं आपका पंखा गोल 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 घूमता है, बट उस पंखे से एक ऐसा एक्सिस या एक रॉड लगा हुआ है कि नहीं, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं हुआ, वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, क्योंकि उसके पास अपना एक एक्सिस है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है, तो वो कैसा घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये उनकी जो उंगली है ये उनका एक एक्सिस हो गया और वो इसके चारों ओर ही उस सुदर्शन चक्र को रोटेट करा रहे हैं, तो वो भी एक रोटेशनल मोशन हुआ। वही मौत के कुएं में जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो बीच में क्या कोई रॉड वॉड या एक्सिस लगा हुआ है क्या, नहीं, तो वो पाथ हो गया सर्कुलर मोशन। तो यहां तक आप समझ पा रहे हैं कि मोशन क्या है, मोशन का टाइप क्या है। और मोशन बच्चों में आपको दिखाता हूं, और मोशन आता है दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने टोटल पाथ के लेंथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर ले। समझिएगा बात को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा क्लॉक, हमारा वॉच का मोशन है, हर 12 घंटे में वो अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, समझ पा रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। या मान लीजिए हमारा अर्थ का मोशन है सन के चारों ओर, तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक साल में, लगभग एक साल में हमारा अर्थ पूरा सन के चारों ओर एक पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, तो वो भी कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन। तो ऐसा पाथ जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर ले, जिसमें टाइम क्या रहे, टाइम फिक्स्ड रहे,
टाइम, टी मतलब टाइम, टेम्परेचर नहीं है, टाइम फिक्स्ड है, इस टाइप के मोशन को हम नाम देंगे पीरियोडिक मोशन। या एक पेंडुलम वॉच का भी आप एग्जांपल देखे होंगे, ऐसे ऐसे करते रहता है और उसमें हर 2 सेकंड में वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। और भी मोशन आते हैं बच्चों, जैसे हमारे एक होता है ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन का मतलब होता है, देखिए पीरियोडिक मोशन में क्या रहता है, टाइम फिक्स रहता है। ऑक्सिलेटरी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से दोनों ओर अपने मोशन को रिपीट करती। फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग को ना आप ले जाके कंप्रेस कीजिए या अपनी ओर खींचिए, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्प्रिंग आगे पीछे अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या नाम देंगे, ऑक्सिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा ऐसा यू टाइप का कुछ बनाया, अब मैंने यहां से एक बॉल ड्रॉप की। जब मैं ये बॉल ड्रॉप करूंगा, ये इसका मीन पोजीशन है, ये क्या है इसका मीन पोजीशन, आ रहा है। ये बॉल जैसे ही नीचे उतरेगी तो यहां तक जाएगी, फिर यहां से वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। तो ये कौन सा मोशन हो रहा है, ऑक्सिलेटरी मोशन। क्लियर हो रही है बातें। तो ये मोशन के कुछ फंडामेंटल टाइप्स हैं और आपको ये चीज़ें जाननी है। और दोस्तों हमारा पूरा प्रयास ही यही है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से अर्श से फर्श तक पहुंचाएं। मतलब आपके पास इतना कंटेंट, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका फाउंडेशन हम तैयार करें आने वाले लाइफ के एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज आप अपने स्कूल में स्टार बनो। ठीक है, तो ये मोशन के टाइप्स हो गए। अब दोस्तों चलो, हमने मोशन पढ़ा, मोशन का टाइप पढ़ा। अब मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है उन पॉइंट्स पे आते हैं। तो जैसे ही मोशन को डिस्क्राइब करने की बात आएगी तो 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसको आराम से और एकदम फ्लो में समझना, क्योंकि यही है आपका बेसिक। इसके बाद की सारी चीजें इसी पॉइंट से हम लोग रिलेट करेंगे। सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस क्या है। सबको पता है डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि आप जब मोशन में होते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आप जितना पाथ कवर किए हैं उस पाथ का लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस। मीन्स डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक और चीज जान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये अपने आप में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या है, ये बस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। डिस्टेंस अपने आप में क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन ले ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये सब आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक लाइन में अगर बोला जाए तो डिस्टेंस मतलब वही कवर्ड पाथ, कवर्ड पाथ लेंथ, उसी को आप डिस्टेंस बोलते हैं। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब हम किसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करते हैं तब हम उसको क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। या चलो इसी को और समझ लो। ठीक है, एक और लाइन में मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसा बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप याद रखिएगा बिल्कुल दिमाग में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको पूरे पाथ के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा यहां पे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ए है और दूसरा बी है। मैं ए से बी ऐसे चले गया, या हो सकता है मैं ए से बी ऐसे जा रहा हूं थोड़ा सा और घूम के, या ए से बी जाते समय मैं पहले मान लीजिए
यूएस गया, यूके गया, यूएई गया और उसके बाद बी पे आया। और एक बात यह था कि मैं ए से बी ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन चले गया। तो आप मुझे बताइए कि इस सारे प्रोसेस में ये मैंने 4 पाथ कवर किए, 1 2 3 और ये 4th पाथ। ए से बी के बीच में ही हम हर बार जा रहे हैं। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन है? तो साफ साफ दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, यही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। यही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा पाथ कवर हुआ डिस्प्लेसमेंट को, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 1 2 3 क्या हो गए? ये लोग हो गए डिस्टेंस, क्योंकि ये पाथ की लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं। ये लेंथ सबसे ज्यादा है तो आप बोलोगे कि इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग याद रखना, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और उसमें एक डायरेक्शन भी है कि आप ए से बी जा रहे हो। इसका मतलब आप यहां समझ पाए, आप इसको नोट कर लीजिए। रुकिए, अब यहां से आप एक और चीज समझ पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है वो क्वांटिटी, ठीक है, मैं यहां नोट करके लिख दे रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सबके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है? तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और ना न्यूमेरिकली समझा जाए, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट ना हमारा पानी की तरह क्लियर है। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा सवाल बना के सीखा जाए कि यार ये कैसे काम करता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने जस्ट एक एग्जांपल रख रहा हूं। ये एक मान लीजिए मेरा पाथ है, एक ऐसे ही है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, वेरी गुड, ये एक्स एक्सिस होता है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ना स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर। और वो पॉइंट ए पर पहुंच गया। वहां से वो नॉर्थ में गया, पॉइंट बी तक पहुंचा, अगेन 2 किलोमीटर चला। फिर वो ऐसे मुड़ा और इधर वो टोटल 4 किलोमीटर चला। इस बार कितना किलोमीटर चला है? 4 किलोमीटर। ओके, अब आपसे पूछा गया है, ये मान लीजिए पॉइंट सी पे पहुंच गया। आपसे पूछा गया ये जो पूरा मोशन हुआ है, इस पूरे मोशन का डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बच्चों आपसे सवाल कर दिया गया है। तो समझिए बात को। मैंने बार बार बोला डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ का लेंथ। कहां से मोशन स्टार्ट हुआ था? इनिशियल पॉइंट क्या था? ओ। फाइनल पॉइंट आप कहां चले गए? सी। तो यहां से यहां जाने में आपने जितना भी पाथ कवर किया है उस पूरे पाथ को आपको लेना पड़ेगा डिस्टेंस में। तो अगर बच्चों मैं डिस्टेंस की वैल्यू लेने जाऊं, अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू लेने जाऊं तो सबसे पहले हम ओ से कहां गए थे? ए। फिर ए से कहां गए थे? बी। देन फ्रॉम बी वी मूव टू सी। क्लियर? ओ ए का लेंथ दिस इज 2 किलोमीटर, ए बी अगेन 2 किलोमीटर, बी सी इज 4 किलोमीटर। तो योग 8 किलोमीटर, ये हम अपने डिस्टेंस को पाए। बट अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। ये थोड़ा सा अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था मैं, कि डिस्प्लेसमेंट को पाथ के लेंथ से मतलब नहीं है, उसको मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। तो आप बच्चों ध्यान से देखिए, मोशन स्टार्ट कहां हुआ था? ओ पॉइंट से। मोशन का फाइनल पॉइंट क्या है? सी पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
क्लियर हो रही बातें? अब इसकी लेंथ हम निकालेंगे कैसे? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर ये 2 किलोमीटर था तो एज पैरेलल ये भी कितना हो गया 2 किलोमीटर, पर ये टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर था तो अब ये भी कितना हो गया 2 किलोमीटर। अच्छा ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी क्या है 2 किलोमीटर। तो बड़े प्यार से ना मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिखा सभी को? ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा जिसका एक लेंथ कितना है 2 किलोमीटर, ये लेंथ भी कितना है 2 किलोमीटर, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका। तो यहाँ पर आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये उसका क्या है हाइपोटेनियस है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, और ये हाइपोटेनियस ही मेरा क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेने जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा, स्क्वायर रूट लगाते हैं हाइपोटेनियस लगाते समय, फॉर्मूला आपने जाना होगा ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मुझे h चाहिए तो रूट में हम लगाएंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर भी 2 किलोमीटर ही है, बेस भी 2 किलोमीटर ही है। तो मैं रखा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 मतलब रूट 8 मतलब 2√2 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना आया 8 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आया दैट इज 2√2 किलोमीटर। तो ये फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। बच्चों चलो एक और सवाल लेते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ का था, अब मैं थोड़ा सा आपको सर्कुलर पाथ पे ले आता हूं। हमने देखा था ना मोशन का अलग अलग टाइप के मोशन थे, तो अलग अलग टाइप के मोशन में भी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बात बच्चों मैं पूरे भरोसे से बता रहा हूं कि जितना कंटेंट हम आपके लिए दे रहे हैं आप बस उतना कवर कीजिए, फेथ रखिए अपने टीचर पे, आप बहुत बेहतर हो जाएंगे साइंस में, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको। और बदले में मैं भी ये चाहूँगा कि आपका भी मुझे पूरा साथ पूरा प्यार मिले, और इस वीडियो को हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचना है जो हाई प्रोफाइल कोचिंग की फीस एफर्ड नहीं कर पाते, पर पढ़ने का हक तो उन्हें भी है और क्वालिटी एजुकेशन का हक सबको है। तो इसलिए ये प्रयास है हमारी पूरी टीम का, आप लोग भी इसमें अपना सहयोग दीजिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, प्यार समझिएगा। मान लीजिए एक मेरा सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का डायामीटर हम लोग को दिया गया है 200 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ ऑफ डायामीटर 200 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट या एन एथलीट ही मान लीजिए, कवर्स 1 राउंड। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो आराम से समझिएगा इसको। 1 राउंड इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड आपसे निकालने बोला गया है फाइंड आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद। वही पहला काम डिस्टेंस और दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन इसी में और दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर 70 सेकेंड। अच्छा सवाल होने वाला है ये, खूब मजा आएगा, ठीक है। तो आफ्टर 70 सेकेंड हम लोग को अब लाना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इसको अच्छे से समझो, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का सर्कुलर मोशन का कवर होगा। चलिए ये आपका सवाल था, एक बार आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसी में सॉल्व करते हैं। आपको दिया एक सर्कुलर पाथ, मैंने बना दिया एक सर्कुलर पाथ, उसका डायमीटर कितना था 200 मीटर। तो डायमीटर मतलब ये टोटल लेंथ है 200 मीटर। तो बच्चों रेडियस कितना है 100 मीटर एंड अगेन 100 मीटर। और आपसे कह रहा है कि यहां पर कोई एक एथलीट खड़ा है, इनिशियल पॉइंट ए मान लिया मैं, और वो 20 सेकेंड का टाइम लेता है ये पूरा कवर करने में। 20 सेकेंड में वो इस पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ को कवर कर लेता है। बड़ा सिंपल सवाल। अब हमसे पूछा गया है कि 20 सेकेंड बाद
उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो चलो मैं पहले सवाल में आता हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 20 सेकंड बाद, तो अगर मैं आफ्टर 20 सेकंड पे जाऊं और मैं पहले ले रहा हूं डिस्टेंस, तो बच्चों जो एथलीट है यहां से दौड़ना शुरू करेगा, 20 सेकंड में एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया कि नहीं किया। और डिस्टेंस क्या होती है, पाथ की लेंथ। और मुझे बताओ एक सर्कुलर पाथ का लेंथ क्या होता है, क्या होता है एक सर्कुलर पाथ का लेंथ, सर्कल का सरकमफेरेंस। वेरी गुड, सबके दिमाग में आया होगा ये। तो बच्चों ये क्या कवर करेगा, 20 सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, मतलब आप उसका सरकमफेरेंस कंप्लीट कर लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। और रेडियस यहां कितना था, रेडियस की वैल्यू थी 100 मीटर। तो यहां पर बच्चों डाटा रख दीजिए, दिस इज 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है हमारा 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4400/7, 220 to 44 और 100 से मल्टीप्लाई करके 2 0 बढ़ा दिया। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 7 6 जा 42, 2 0 7 2 जा 6 0 बचा, 7 8 जा 56, 4 0 बचा, 7 5 जा, आगे ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नियरली अबाउट 628.6 मान लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया इस बार डिस्टेंस कितना आया, 628.6 मीटर। सारा डाटा किसमें है, मीटर में है। बट बच्चों अगर मैं इसी में बात करूं, ये तो मेरा ए पार्ट हो गया डिस्टेंस वाला, दिस इज वाज माय ए पार्ट, दैट वाज बी पार्ट। अब मैं बी पार्ट पे आता हूं, डिस्प्लेसमेंट। अब भैया इसको कैसे देखा जाए, तो मैंने आपको बार बार बोला डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों यहां आप खड़े थे, एथलीट मेरा यहां खड़ा था, 20 सेकंड में ये पूरा सर्कल घूमते हुए यहीं पहुंच गया। तो इस बार इनिशियल पॉइंट भी क्या है ए, फाइनल पॉइंट भी क्या है ए, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा 0। मजेदार है कि नहीं, समझिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। मैं एक कदम आगे गया, मैं एक कदम पीछे आया, डिस्टेंस कितना चला 2 कदम, पर डिस्प्लेसमेंट कितना 0, क्योंकि मैं जहां था वहीं पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो इस केस का डिस्प्लेसमेंट क्या आया 0। इतना आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। अरे आप, अब हम इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। चले मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं यहीं लिखता हूं। अब दूसरा वाला जो हमारा सेगमेंट था बच्चों, कहां पर बात हो रही थी, ये पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब बात हो रही है आफ्टर 70 सेकेंड, 70 सेकेंड बाद। ये 70 सेकेंड तुमसे कोई नहीं छीन सकता। चक दे इंडिया याद आ रहा है, वहां 70 मिनट था, हम 70 सेकेंड की बात कर रहे हैं। पर बड़ी मोटिवेशनल मूवी है। तो अब 70 सेकंड की बात आ रही है। आप मुझे बताइए एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगा 20 सेकंड, ठीक। तो 40 सेकंड में 2 बार सर्कल कंप्लीट होगा, 60 सेकंड में 3 टाइम्स कंप्लीट हुआ, और 70 सेकंड में सर्कल कितनी बार कंप्लीट हो रहा है 3.5 टाइम्स। तो आप समझ पा रहे हैं कि 70 सेकंड में आप 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लियर हुआ। 70 सेकंड में एक एथलीट 20 सेकंड में सर्कल कंप्लीट करता था, तो 70 सेकंड में लगभग वो 3.5 सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा, क्लियर। तो अब यहां से समझिए डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं डिस्टेंस। पहली बार सर्कल कंप्लीट किया था तो उस बार डिस्टेंस कितना आया था, इतना आया था। दूसरी बार करेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड टाइम सर्कल कंप्लीट करेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3। पर एक्चुअल में कंप्लीट कितना टाइम्स कर रहा है 3.5 टाइम्स। तो आप ऐसे ही समझ गए कि डिस्टेंस तो भैया सीधे सीधे 3.5 into 628.6
6 आप कर लीजिएगा, आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसमें 3.5 इंटू 628.6 कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आप पाएंगे लगभग इसको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 600 है 3, मतलब ये टोटल ऐसे ही 1800 हो गया, 5 300 और 2100, तो मैं 2200 के आसपास ले रहा हूँ। आप देख लीजिए लगभग ये 2200 मीटर के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैंने आंसर लिया है, ठीक है। बट अब बात जब होगी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक होता है, समझिएगा। फर्स्ट 20 सेकंड में मैंने एक राउंड कंप्लीट किया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। फिर जब मैं नेक्स्ट 20 सेकंड, मतलब अब 40 सेकंड पे बात हो रही है, फिर मैं एक बार और कंप्लीट हो गया, अगेन मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। फिर मैं नेक्स्ट 20 सेकंड और मूव किया, यहां से यहां फिर से पहुंचा, टोटल 60 सेकंड का टाइम खर्च हो चुका है। यहां फिर से मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। अब मुझे बस 10 सेकंड चलने हैं, तो जब मैं 10 सेकंड चलूंगा बच्चों, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है, पॉइंट बी पर। अब आपके पास समझिए, यहां पर आपने स्टार्ट किया था और आप यहां पहुंच गए हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, कौन सा लेंथ डिस्प्लेसमेंट है? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो हाफ सर्कल वाला लेंथ है, अगर ये टोटल 2 पाई आर होता तो इस बार आंसर क्या आएगा, पाई आर। क्लियर हुआ? क्योंकि आपको तो बस इतना ही चलना है, बाकी तो जितना आपने पीछे के 60 सेकंड में कवर किया था वो तो सारा 0 हो चुका है डिस्प्लेसमेंट। तो पाई आर होगा। एक लड़की को डाउट आया, क्या डाउट आया कि सर आपने तो कहा था कि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ए और बी के बीच में 2 पाथ है मेरे, एक ये वाला पाथ है और एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जिसका रेडियस था 100 मीटर, ये भी क्या था, 100 मीटर। ठीक, तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आप ही बताओ, ये है कि ये है? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब कि आप पाई आर से लेते तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो कितने लोग के दिमाग में आया था पाई आर, वो रिकरेक्ट कीजिएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, कितना गया, 100 एंड अगेन 100, टोटल 200 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि कैसे आपको मैथमेटिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना है। अब बच्चों, ये तो मैंने 2 सवाल बड़े अच्छे सवाल कराए, ठीक है, कि आपको मैथमेटिकली चीजें क्लियर हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, और कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब चलो, इतना पढ़ ही लिए हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल एग्जाम में आपके ये आता ही आता है। तो हम बात कर रहे हैं अब डिस्टेंस, ये हटा देते हैं आप, मोशन हमने डिस्क्राइब कर लिया, बहुत सारी पढ़ाई भी कर लिया। हम बात कर रहे हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस की। क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? तो पहला, फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बच्चों आपने सीखा है, इसका डेफिनेशन ही लिख दीजिए। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या है? जितना आप पाथ कवर करते हैं उसी का लेंथ क्या कहला जाता है? डिस्टेंस। ड्यूरिंग मोशन ना, जब आप मोशन में हो तब, ड्यूरिंग मोशन। इसमें क्या आएगा? इट इज, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन देना है। दिस इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड या इसी को हम क्या नाम दे देंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बातें मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन की है। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से पूरा
नई नई चीजें पता चलेंगी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity and what is scalar and what is vector, इसको हम लोग अभी बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो बच्चों, स्केलर और वेक्टर एक्चुअल में 9th में नहीं रहता, पर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब मैं आपके एज में था, 9th के स्टूडेंट था, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और ये कहीं लिखे भी नहीं रहता था, तो बड़ा दिक्कत होता था। तो वो जो दर्द मैंने सहा, मैंने चाहता कि मेरे बच्चे सहें, इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, कि व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज़ स्केलर, कब होता है ये, किस किस कंडीशन में, या ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो आप वेक्टर और स्केलर में क्लासीफाई करोगे, क्योंकि इसके बाद का सेकंड चैप्टर है फोर्स, मोमेंटम, वो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पे चलनी है। तो भैया हमको पहले से प्रिपेयर रहना है, कुछ भी हमसे छूटना नहीं चाहिए। अब एक चीज जान लो बच्चों, जो क्वांटिटी स्केलर होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या था? स्केलर था, और अगर स्केलर है तो वो पॉजिटिव है, और जीरो। अब मैं हिला ही नहीं अपनी जगह से, रेस्ट में रह गया, तो जब मैं रेस्ट में रह गया तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो ही कहलाएगा ना। तो या तो जीरो हो सकता है या तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप 1 सेंटीमीटर भी ऐसे भी हिले तो आपका डिस्टेंस कवर काउंट किया जाएगा। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर होते हैं वो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ये शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी गए। ठीक है, तो जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, उस समय अगर आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या आप मान लीजिए 2 मीटर गए, ओके, आप पॉइंट बी से यहां पर 1 मीटर पीछे आ गए बैकवर्ड रिएक्शन करते हुए। इसी को मैं यहां लिख देता हूं सी पॉइंट। अब अगर मैं बोलूंगा ए और सी के बीच का क्या डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो बच्चों ध्यान देना, ए और सी आप डायरेक्टली नहीं जा रहे हो, आप ए से बी गए, बी से सी गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 + 1 कितना? 3 मीटर। ये डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस। मगर अगर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट में आप समझेंगे कि ये +2 से आगे गया था और ये पीछे आया करके ये क्या हो गया? -1। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट लेने जाऊंगा तो ये हो जाएगा +2 + -1। सॉल्व करने पे क्या पाऊंगा? 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस अब कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1 मीटर। तो आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला ना, मैं 1 कदम आगे गया, फिर मैं 1 कदम वहीं आया, मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम, डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट डिस्टेंस 2 कदम। ठीक है, 2 स्टेप्स। एक और चीज, जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव है, तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा या कभी कभी उसके बराबर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं स्टेशनरी हूं, रेस्ट में हूं, मैं हिल ही नहीं रहा, तो मेरा डिस्टेंस भी क्या है? जीरो, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? जीरो। तो ये लोग आपस में इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई होगा, हमेशा ज्यादा आएगा। ओके, बट ये बात होगी डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ। तो बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है। और इक्वल वाला वही केस है कि अगर दोनों की पाथ सेम हो जाए या दोनों ही रेस्ट में हो जाए तो दोनों की वैल्यू 0 इक्वल हो जा रहा है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस थे डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और होप सो हर पॉइंट आपको समझ में आया। बस अभी आपको समझना है कि ये स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी जो मैंने वर्ड लिखा है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये आपकी बुकों में या कहीं और कंटेंट में जनरली नहीं दिखता है, पर मेरा काम है कि जो दिक्कतें मुझे हुई थी वो मेरे बच्चों को नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये अभी आपको कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अपने पीछे की पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस देखा। अब जब डिफरेंस देखा तो पता चला कि डिस्टेंस स्केलर निकल गया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया था। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या है, इस पे बात करेंगे अभी। ठीक है, आ जाओ। तो मैं एक साइड ले रहा हूं स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर साइड वेक्टर क्वांटिटी। इनके बीच का हम लोग अब डिफरेंस जानेंगे। तो पहला डिफरेंस तो बस ये जान लीजिए बच्चों, देखिए फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो दो पार्ट में क्लासीफाई की गई हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जब आप हायर क्लास में आएंगे, 11th में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा एक और आ जाता है टेंसर क्वांटिटी। बट फिलहाल के लिए वो टेंसर क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी का ही एक पार्ट होता है। अभी मत सोचो उसको, अभी बस इधर देखो, स्केलर और वेक्टर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटी इन दो बिरादरी, इन्हीं दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड है। ओके, स्केलर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटीज हैं जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं। समझ में आया? इनके पास केवल क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। सच क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड। इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ठीक है, और वहीं अगर वेक्टर की बात की जाए, मैं अभी एक साथ लिखा दे रहा हूं, फिर मैं कंपैरिजन कराऊंगा। सच क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी कब होंगी, तो इसके तीन कंडीशन है। ठीक है, पहला इसमें लिख रहा हूं, सच क्वांटिटी कंटेंस फर्स्ट, इसमें मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, मतलब इसकी एक अपनी वैल्यू रहनी चाहिए। सेकंड, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और थर्ड, वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करना चाहिए। वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करना चाहिए, ऐसा लिखते हैं, ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। समझिए, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, हम सभी का मास होता है। ठीक है, जैसे कोई एक, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 kg है, तो उसका मास 1 kg है, तो अगर मैं उसको ऊपर से नीचे मैं मेजर करूं या नीचे से ऊपर, हर बार उसका मास कितना आएगा, 1 kg। ये इनफैक्ट मान लीजिए हमारा हाइट है। ठीक है, तो हाइट में नीचे से ऊपर तक मेजर करूं या ऊपर से नीचे करूं, हर बार मेरा हाइट क्या आने वाला है, सेम। तो क्या मेरा जो हाइट है वो डिस्टेंस पे सॉरी मेरा हाइट डायरेक्शन पे डिपेंड किया क्या, नहीं। तो वो अपने आप में क्या निकल गया, एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मेरे हाइट की एक वैल्यू होगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनकी एक केवल वैल्यू होगी, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बट वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनके पास वैल्यू भी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। ज़्यादातर लोग यही दो जानते हैं, ठीक है, पर आप तीसरी क्वांटिटी भी जान लीजिए, तीसरी प्रॉपर्टी, कि वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे भी करे। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, फोर्स। मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, और उसी पे मैंने अपोजिट डायरेक्शन से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये फोर्स है मेरा, ये फोर्स 1 एंड दिस इज माय फोर्स 2। ओके, तो बच्चों फोर्स के पास एक अपनी मैग्नीट्यूड है, 5 न्यूटन, उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन भी है कि हाँ हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब थर्ड पॉइंट, क्या वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे कर रहा है। वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब, जो चीज आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो,
तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या लेना है, नेगेटिव। हम सबको पता है 5 5 मिलकर क्या हो जाता है 10, बट यहां पर 5 आगे गया है तो +5, 5 पीछे आया है तो -5। तो बच्चों इस बार 5 और 5 मिलकर क्या हो गया, 0 न्यूटन। क्लियर हुई बातें? दिस इज वेक्टर एडिशन लॉ। नॉर्मली हम जानते हैं 5 5 10 होता है, बट वेक्टर ये कहता है कि 5 5 10 भी हो सकता है, 5 5 0 भी हो सकता है। क्लियर है? वो डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन के सेंस के हिसाब से। अब मैंने ये चीज क्यों सिखाई, तो मैं इससे एक रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। बच्चों मान लो मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास जैसे हमारे घर में जो करंट आती है वो 2 एम्पियर की उसकी मैग्नीट्यूड रहती है, ठीक है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर। बात हो रही है किसकी, करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की। आप बताइएगा वेक्टर है कि स्केलर है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, वेरी गुड, है 2 एम्पियर उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी है, भैया पावर स्टेशन से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई है, आपके घर से उधर जा रही है क्या, नहीं, उसका एक डायरेक्शन भी है कि हाँ पावर स्टेशन जहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, करंट बना है, वहाँ से चल के आपके घर तक आया। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, तो करंट क्या हुआ, वेक्टर नहीं। क्योंकि अगर करंट वेक्टर होता, इसीलिए बच्चे मैंने ये थर्ड लॉ यूज किया, तो उसको तीनों लॉ ओबे करने हैं। उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, बट अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों करंट को जोड़ दिया, 2 एम्पियर लेफ्ट से राइट गया, 2 एम्पियर राइट से लेफ्ट आया, टोटल कितना होना चाहिए था, 0 एम्पियर। पर आपको पता चलेगा कि यहां 4 एम्पियर करंट बन जाएगा, यहां 0 नहीं आया। मीन्स करंट के पास मैग्नीट्यूड था, करंट के पास डायरेक्शन भी था, बट करंट ने वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं किया, इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो आगे से आप हमेशा याद रखिए, आप सब लोग बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, बट वो परफेक्टली करेक्ट नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी करंट है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने घड़ी की क्लॉक को ले लिया, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 3 है, 9 है, क्लियर। तो आपको पता है कि घड़ी की सुइयों का एक अपना डायरेक्शन है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उनका मैग्नीट्यूड भी है। जैसे मान लीजिए अभी 12 बज रहा है, तो उसकी वैल्यू है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। बट क्या ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि करंट टाइम कभी पीछे जाता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो टाइम के पास मैग्नीट्यूड है, टाइम के पास डायरेक्शन भी है, बट टाइम भी अपने आप में क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। तो मुझे अब उम्मीद है कि अब पूरे बच्चे को सारी बातें समझ में आई। स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड होल्ड करने वाला, वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वेक्टर एडिशन लॉ को भी ओबे करना चाहिए। और वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब क्या है, अगर कोई आगे जा रहा है तो प्लस, तो पीछे आने वाले को, अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस, फिर दोनों को ऐड कर दो। यही बस सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है। तो ये बहुत गहराई से आपने वेक्टर और स्केलर को पढ़ा, और डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड चीज, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकती हैं। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी ये तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इट मे बी पॉजिटिव, आगे गया तो पॉजिटिव, पीछे आया तो नेगेटिव, और जीरो भी हो सकती है। जीरो क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने एग्जांपल देखा, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने आगे लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने पीछे लगाया, रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन आया, ठीक है। देखिए 5 न्यूटन आगे लग रहा है, 5 न्यूटन पीछे लग रहा है, टोटल मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, पर ये अपना मोमेंट या ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि फोर्स क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस था वेक्टर और स्केलर का। कुछ बच्चों अगर एग्जांपल लेना चाहें आप लोग, तो मास, टाइम, करंट, सब फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी,
वॉल्यूम, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें, लेंथ, सब क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। इसके एग्जांपल में अगर देखा जाए तो इसमें, अच्छा इसमें वही लेंथ की बात आई तो डिस्टेंस ही मान लो ना, डिस्टेंस, स्पीड, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में अगर हम जाएंगे तो इसमें आप डिस्टेंस लिए हैं तो यहां आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स आएगा, इम्पल्स हो सकता है, ये सारी चीजें आपको बच्चों नेक्स्ट लेसन में पढ़नी है। मोमेंटम आएगा, टॉर्क आ सकता है, टॉर्क वैसे टेंसर भी होता है, ठीक है। अब बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, सो मेनी क्वांटिटीज, सिंपल सी बात है। तो आई होप सो वेक्टर एंड स्केलर के बीच का भी डिफरेंस सबको समझ में आया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे।